नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आज क्रिकेट एक्सपर्ट पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो दूसरा टेस्ट मैच था वो दिल्ली में ख़त्म हो चुका है और इंडिया ने बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से ऑस्ट्रेलिया को मैच हरा दिया था और भारत ने जो है बढ़त 2-0 की ऑस्ट्रेलिया पर बढ़ा ली है। जैसे कि आपको पता ही है कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है भारत के लिए बहुत ही खास इसलिए भी होने वाली है क्योंकि जो जून में जो भारत और जो भी नेक्स्ट कंटेस्टेंट होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो ट्रॉफी का जो फाइनल मैच है वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है। एडिलेड ओवल के पिच पर ये मैदान में खेला जाएगा। लेकिन जो अभी तक जो मेन जो बात है सामने निकल कर गई है कि ऑस्ट्रेलिया इस समय टॉप पर बना हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के जो भी पहले वाले मैचेस हुए थे वो ऑस्ट्रेलिया में और अदर कंट्रीज में जैसे एसेज वगैरह हुई थी तो उसमें ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। इससे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो मेरिट होती है उसमें काफ़ी नंबर 1 पे था ऑस्ट्रेलिया और नंबर 2 पे भारत चल रहा था। लेकिन उसके नीचे भी श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीम भी तीसरे और चौथे नंबर पर लगी हुई थी। हालांकि उनकी श्रीलंका और न्यूजीलैंड ने कम मैचेस खेले इस लिहाज से उनका भी इस रेस में उनका भी नाम आगे पीछे चल रहा था। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया और भारत इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है इसमें ऑस्ट्रेलिया अभी भी नंबर 1 पोजीशन में बना हुआ है। लेकिन अगर भारत क्लीन स्वीप करता है तो भारत नंबर 1 पे चला जाएगा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का वो श्रीलंका और जो न्यूजीलैंड के बीच में जो सीरीज़ है तो वो सीरीज़ थोड़ा टफ होने वाली है। हालांकि क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि भारत ऑस्ट्रेलिया ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर अभी कई समीकरण बन रहे हैं अभी तो अगर जो टीम सिचुएशन के हिसाब से भी बात की जाए कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है और कौन सी टीम कमज़ोर है तो इस अंदाज से तो एक अनुमान यही निकल के आ रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचेगा। लेकिन अभी भी श्रीलंका और न्यूजीलैंड के चांस अभी भी बने हुए हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के लिए। इसमें समीकरण 2 अलग अलग बन करके ये आ रहे हैं कि अगर भारत ऑस्ट्रेलिया जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अभी चल रही है उसमें 2 मैच ऑलरेडी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीत जाता है या दोनों मैच जीत जाता है उसके बाद अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को दोनों मैच हरा दे, हालांकि ये बहुत टफ सिचुएशन है क्योंकि श्रीलंका को न्यूजीलैंड में जाकर न्यूजीलैंड को हराना बहुत ही मुश्किल टास्क लग रहा है। लेकिन फिर भी क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है तो अभी भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन की जो मेरिट लिस्ट है उसमें भी कोई भी फेरबदल हो सकता है। लेकिन श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में जो सीरीज अभी खेली जानी है टेस्ट में उसमें श्रीलंका के चांस कुछ कम नज़र आए क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि न्यूजीलैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड है स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। तो अगर जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो मेरिट लिस्ट में अगर जो मेन पोजीशन है वो उस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया की नज़र आ रही है क्योंकि अभी 2 मैच सिर्फ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का बचा हुआ उसमें से अगर इंडिया ने दोनों मैच निकाल दिए तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल तभी होगी जब श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराएगा। अदरवाइज़ ऑस्ट्रेलिया भी अभी अपनी पोजीशन काफ़ी सेफ किए हुए है। जैसा कि पता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो 2 मैच अभी हुए हैं, एक तो नागपुर में हुआ था और जो दूसरा दिल्ली में हुआ था, उसमें जो इतनी सारी बातें निकल कर आई हैं कि इंडिया की ठीक है, इंडिया पोजीशन अच्छी पोजीशन पे, इंडिया ने दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया को हराई हैं। इंडिया के जो खेमा उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी है क्योंकि इंडिया मैच जीता हुआ है और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी हार चुका है 2 मैच। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर ओवरऑल बात कीजिए तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई ऐसा इंटेंट नज़र नहीं आया है कि ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। ऑस्ट्रेलिया ने पता नहीं इस बार कैसी क्रिकेट खेली है, ऑस्ट्रेलिया को कोई भी इंटेंट नज़र नहीं आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया किस माइंडसेट से इंडिया आया है बैटिंग करने के लिए। उनकी बैटिंग जो है बिल्कुल बैटिंग ने बिल्कुल लेट डाउन किया, बैटिंग में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा। हालांकि बैटर अच्छे हैं उनके पास, उस्मान ख्वाजा हैं, डेविड वार्नर है उनके पास, पीटर हैंड्सकॉम्ब है उनके पास, लव संगे हैं उनके पास, ट्रेविस हेड है उनके पास, एलेक्स कैरी है उनके पास, अच्छे बैट्समैन है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। लेकिन इंडियन कंडीशन पे इस समय कोई भी बैटर उनका इस समय चल नहीं पा रहा, परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहा। उनका जो माइंडसेट है समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस माइंडसेट से टेस्ट क्रिकेट मतलब खेलने आए हैं। हालांकि उन्होंने अपनी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में काफ़ी अच्छी पोजीशन बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी जिस माइंडसेट से ऑस्ट्रेलिया को खेलना चाहिए था। अच्छा, सीरीज़ से पहले भी इतने सारे कयास लगाए जा रहे थे कि भले ही इंडियन कंडीशन में मैच हो रहा है, ये कंडीशन इंडिया के फेवर में होगी, लेकिन ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इतना डाउन हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया मतलब फाइट ही नहीं कर पाएगी इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन
ऑस्ट्रेलिया का जो परफॉर्मेंस रहा है वो मतलब किसी भी पैरामीटर में कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं मतलब किया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ने कुछ फाइट बैक किया हो। सिर्फ एक दिन के अलावा सेकेंड टेस्ट का मैच का जो दूसरा दिन था उसमें पहला दिन था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने जो 263 रन बनाए थे, उसके अलावा दूसरे दिन उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की थी। उसके अलावा उन्होंने दोनों टेस्ट मैच में लेट डाउन किया, कोई खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है। टीम में काफ़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर देखा जाए, क्योंकि उनके जो बैटर्स हैं वो भी चल नहीं रहे हैं। गेंदबाजी में अगर नेथन लायन और पहले मैच में उनका टॉड मर्फी, 2 गेंदबाज के अलावा मुझे नहीं लगता कि तीसरा गेंदबाज उनके तरफ चला है। ऑस्ट्रेलिया की एक समस्या और है काफ़ी दिनों से अगर कंटिन्यूसली देखी जाए, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम का जो लीडर है वो टीम का लीडर मतलब कोई खास नज़र नहीं आया। पैट कमिंस की बात कर लीजिए, उनकी कप्तानी में कोई ऐसी कैप्टेंसी नज़र नहीं आई जो टीम को बहुत ही अच्छा नेतृत्व करे। लीडरशिप क्वालिटी में भी काफ़ी लैक नज़र आया है। साथ साथ एक्चुअली में होता क्या है कि अगर लीडरशिप क्वालिटी ही आपकी उतनी अच्छी नहीं होती तो आपका टीम सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम आती है। अगर टीम सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है, आप अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं खिला पाते। जब तक आप किसी भी टेस्ट क्रिकेट मैच में अगर आप अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं खिलाते हैं, कंडीशन के हिसाब से नहीं खिलाते हैं कि किस ग्राउंड की क्या कंडीशन है, कैसा ट्रैक है, कैसा सरफेस है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मतलब प्लेइंग 11 आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत ही पुअर कैप्टेंसी देखने को मिली है पैट कमिंस की तरफ से। हालांकि पैट कमिंस भी कोई खास फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं, ना तो उनके बल्ले से रन भी निकले हैं, ना कि गेंदबाजी से भी उन्होंने कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात दी जाए तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही लेट डाउन नज़र आई पूरे ओवरऑल दोनों मैचों में। आगे के 2 मैच में भी यही कयास लगा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया मुझे नहीं लगता कि बाउंस बैक कर पाएगी इंडिया को, क्योंकि इंडिया का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी काफ़ी हाइप है। हालांकि अगर इंडिया के मद्देनज़र देखा जाए तो मुझे अभी भी इंडिया के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं पूरी टीम में, क्योंकि अभी भी इंडिया का जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था वो इंडिया ने परफॉर्मेंस दिया नहीं है। अगर उनके नीचे क्रम के बल्लेबाज अगर ऑलराउंडर में से अगर बात की जाए तो रविंद्र जडेजा और आर अश्विन और अक्षर पटेल को निकाल दिया जाए तो पूरी टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिन्होंने कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स दिया हुआ। अगर एक रोहित शर्मा की बात की जाए, क्योंकि रोहित शर्मा ने जो फर्स्ट इनिंग में 121 की सेंचुरी की इनिंग खेली थी, वो मतलब ही इनिंग एक अगर निकाल दी जाए तो ओवरऑल जो मिडिल ऑर्डर है और जो टॉप ऑर्डर है इंडिया का वो भी एक मेजर कंसर्न है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप इसको टेस्ट मैच के तरीके से मत लीजिए, क्योंकि अभी तो ये आपके लिए एक सीरीज़ है कि आप एक सीरीज़ खेल रहे हैं एक अच्छी अपोजिशन के अगेंस्ट में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आगे इतना बड़ा इवेंट होने वाला है आपके लिए, उस इवेंट के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि आप ये एक टेस्ट मैच है, आप 2 टेस्ट मैच है, 3 टेस्ट मैच हैं, इसको निकाल करके आप होम डोमेस्टिक कंडीशन में आप मतलब गेम सीरीज जीत लेंगे। लेकिन आपके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अब आगे आने वाला है। आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन पे खेला जाना है। वो एडिलेड ओवल में ये फाइनल खेला जाएगा। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी टॉप पर लगा हुआ है और ये मोस्ट प्रोबेबली जो फाइनल मोस्टली जो खेला जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में खेला जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया को हराना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा दे इतने बड़े बिग इवेंट में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कि ये स्पेशलिटी रही है। भले ही अभी ऑस्ट्रेलिया ने 1-2 मैच में लेट डाउन किया हो, लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड की एक ऐसी क्रिकेट टीम है कि ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी, आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड क्रिकेट में हमेशा दबदबा रहा है। आप शुरू से जब से वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री आप उठा करके देखेंगे, आपके जितने भी ICC के जो सबसे बड़े इवेंट हैं, आपको वर्ल्ड कप ले लीजिए, 5-5, 6-6 वर्ल्ड कप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास एक एबिलिटी है जो बड़े इवेंट कैसे जीते जाते हैं। उनके पास पूरा स्ट्रेटजी, पूरा पैकअप, पूरा माइंडसेट उनके पास कहीं ना कहीं ऑलरेडी है, तभी ऑस्ट्रेलिया इतना सक्सेसफुल टीम रहा है अगर वर्ल्ड क्रिकेट की बात की जाए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड में किसी के पास रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप जीतने का, वो इकलौती ऑस्ट्रेलियन टीम है जिसके पास इतने सारे वर्ल्ड कप के खिताब हैं। बाकी सारी टीमें 1-1, 2-2 वर्ल्ड कप के लिए अभी भी तलाश जारी है। कई के पास तो अभी तक वर्ल्ड का खिताब ही नहीं है। लेकिन अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया को थोड़ा सा और मतलब एक्स्ट्रा अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर
ऐसी सिचुएशन रही इंडिया की, क्योंकि अगर इंडिया हर एक मैच में अगर आप ऑलराउंडर पर डिपेंड करेंगे, आप निचले क्रम के बल्लेबाजों पर डिपेंड करेंगे कि ऊपर क्रम के बल्लेबाज स्टार्ट नहीं देते हैं, मिडिल ऑर्डर आपका फेल्योर हो जाता है। हर बार आपको नीचे वाले क्रम के बल्लेबाज या बैट्समैन या गेंदबाज आपको मैच नहीं जिता सकते हैं, कभी कभार उनका भी फेल्योर आ जाएगा। आप सोचिए जिस दिन उनका फेल्योर आ गया, अब आपका कोई बिग इवेंट है, कोई बिग मैच है, आप अगर ऊपर से ओपनिंग और जो मिडिल ऑर्डर है वो आपका फेल हो गया, तो फिर आप उन पर कैसे डिपेंड रह पाएंगे? आप मैच ही नहीं निकाल सकते। बड़े वही होगा ना कि आप शुरू से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते चले और जाके फाइनल या सेमीफाइनल में आप एकदम डिसमिस हो जाते हैं। यही हुआ इंडिया के साथ। अगर आप पिछले काफ़ी इवेंट्स देखें, वो चाहे T20 वर्ल्ड कप हो या लास्ट के जो वर्ल्ड कप हुए उनकी बात की जाए, आप सेमीफाइनल कहीं फाइनल में जाकर के हारते रहें, उसका ये एक मुख्य कारण यही रहा कि इंडिया की जो प्रिपरेशन रही है वो आप शुरू से तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं कि शुरुआत की जो सीरीज वगैरह होती हैं उसमें ऐसा लगेगा कि इंडिया वर्ल्ड में इंडिया से अच्छी कोई टीम है ही नहीं। लेकिन इंडिया जैसे जैसे बिग इवेंट की तरफ जाती है, ऐसा नहीं, इंडिया के पास अच्छे बैटर्स रहे हैं, बड़े बड़े भी खिलाड़ी रहे हैं, बड़े नाम रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में जो सबसे बड़ी कमी नज़र आई है बड़े मैचों में, वो इंडिया के पास सबसे बड़ी कमी यही नज़र आई है कि आप जब भी बड़े मैच के करीब गए हैं तो आप अपना जो पैसेंस होना चाहिए, आपको जो माइंड सेट होना चाहिए बड़े इवेंट में कैसे आपको टैकल करना है, वो आप कहीं ना कहीं आप फेल हो जाते हैं। इसका यही कारण रहा कि आप कोई भी बिग इवेंट मैच नहीं जीत पाए। कोई भी फाइनलिस्ट तो बने हैं आप, लेकिन उसको जीत नहीं पाए। तो सबसे बड़ा कंसर्न इंडिया के लिए यही है कि भले ही नीचे ऑर्डर आपके लिए मैच जिता कर दे रहा हो आपको, लेकिन अभी भी आपके लिए सबसे जो मेजर कंसर्न है वो आपके बैटर्स रन नहीं बना रहे हैं मिडिल ऑर्डर के, और जो ओपनिंग ऑर्डर है, आपका ओपनिंग प्लेयर है, वो भी रन कुछ खास नज़र नहीं है। अगर नागपुर टेस्ट के अलावा बात की जाए तो इंडिया के लिहाज से जो कंसर्न रहेगा वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर के है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपको अगर प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, आपको उस इवेंट तक पहुंचना है, आप उस सिचुएशन को टैकल करना है, अगर उस बड़े इवेंट को आपको जीतना है, तो कहीं ना कहीं आपको अभी से उस पर वर्क करना शुरू करना पड़ेगा। और आपको जो मिडिल ऑर्डर है और आपका जो ओपनिंग ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर है, उसको आपको चुस्त करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका टेस्ट क्रिकेट में आपका हमेशा देखना पड़ेगा, कभी भी आप टेस्ट क्रिकेट में टॉस जीतते हैं तो हमेशा पहले बैटिंग के लिए जाते हैं। पहले बैटिंग में ये होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि चौथी जो पारी होगी, जो अपोजिशन को आप चौथा बोर्ड पे रन लगा के उसको चेज करने के लिए दोगे, तो क्योंकि चाहे वो इंडियन कंडीशन हो चाहे कोई भी कंडीशन हो, हमेशा चौथी जो पारी होती है, कोई भी टीम जब चौथी पारी में आपका रन चेज करने आती है तो उसके लिए आसान नहीं होती है कंडीशन, बॉल और टर्न हो जाती है। क्योंकि जितना मैच मतलब टाइम स्पेंड होता जाता है विकेट पर, आप उतने जो पिच होती है वो रफ़ होती जाती है, उतने यूज होती जाती है। उससे क्या होता है ना, गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जितना बॉल रफ़ होगा, बॉल उतना ट्रैक होगा, बॉल उतना ही स्विंग करेगा, मतलब गेंदबाजों को कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलने लगती है। तो उसमें क्या है, चौथी पारी में आपको ना रन चेज करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो इस लिहाज से अगर आप कभी भी टॉस जीत कर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपके पास क्या है कि आपका अगर टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर आपका रन नहीं ऊपर से बनाएगा तो आपके लिए सिचुएशन कभी भी टेस्ट मैच में बदल सकती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कोई भी गेम होता है, अगर आपका जो ऊपरी क्रम का बल्लेबाज है अगर उसने बहुत अच्छा इनिशिएट कर देता है गेम को, बहुत अच्छे रन बनाकर उसके मैच की बहुत अच्छी शुरुआत कर देता है, तो कहीं ना कहीं अपोजिशन के लिए माइंडसेट में एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत कर दी है, अब ये मतलब एक अच्छा टारगेट सेट कर पाएंगे। तो उससे क्या है कि वो अपने आप उनका जो मनोबल है वो डाउन हो जाता है और आप अपनी टीम को एक अच्छा शुरुआत दे पाते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि आप चौथे इनिंग में अपोजिशन को एक अच्छा खासा टारगेट दे देते हैं, जो कि उनको चेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस लिहाज से इंडिया के लिए जो मेजर कंसर्न है कि ऊपरी क्रम के बल्लेबाज रन नहीं बना रहे हैं। आप अगर चेतेश्वर पुजारा की बात करें तो उनके बल्ले से भी रन नहीं निकल रहे हैं कुछ खास अगर देखा जाए। विराट कोहली का ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से उनके बल्ले से ना तो शतक निकला है ना ही हाफ सेंचुरी निकली इन टेस्ट क्रिकेट। और KL राहुल आपका मेजर कंसर्न नहीं है। KL राहुल को आप आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं उसके बाद भी आप बैक करें, चलिए बैक करना कोई गलत बात नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में ये होता है, टेस्ट क्रिकेट में आप इतनी जल्दी पेशेंस नहीं खो सकते हैं कि आप कोई भी बैट्समैन अगर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है तो आपको इमीडिएट उसको रिप्लेस करके कोई नया प्लेयर स्क्वाड में इंक्लूड कर लेते हैं। क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अगर कोई ऑलरेडी प्लेयर खेल रहा है, जैसे KL राहुल के साथ देख लीजिए, KL राहुल को फर्स्ट मैच में क्या 2 इनिंग नहीं मिली, 1 इनिंग मिली, उसमें वो फेल हो गए। सेकेंड इनिंग उनको बैटिंग ही नहीं है तो सेकेंड इनिंग उनको खेलने को नहीं मिला। उसमें क्या है उनके अंदर हो सकता है एक तो मीडिया का प्रेशर हो जाता है, इतना ज़्यादा उस पर बात हो जाती है कि प्लेयर का फॉर्म सही नहीं चल रहा है,
तरह तरह की बातें होती हैं। उससे क्या खिलाड़ी के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि मतलब अगर मुझे इस मैच में चांस नहीं मिला तो अगले मैच में पता नहीं मेरे लिए क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे मैच में खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता। केएल राहुल वाइस कैप्टन थे और वो एक मैनेजमेंट का भी हिस्सा थे। कहीं ना कहीं जो भी अगर स्ट्रेटजी बनती है टीम मैनेजमेंट के अंदर तो उसमें कैप्टन, वाइस कैप्टन और हेड कोच, ये तीनों लोगों का के मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही आप कोई भी डिसीजन या कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो हालांकि केएल राहुल ऑलरेडी मैनेजमेंट का हिस्सा थे फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में, लेकिन उनका जो फॉर्म था उसमें कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने उनको काफ़ी क्लियर इंडिकेशन दे दिया होगा कि आपका आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, आपको परेशानी होने की कोई बात नहीं है, आप अपना गेम अपने गेम के हिसाब से खेलिए, कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि केएल राहुल क्यों ऐसा मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए अगले मैच में। हालांकि अगले मैच में उनको 2 पारियां खेलने को मिली लेकिन फिर भी फेल हो गए। लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट में होता है कि आपका कोई भी अगर एक अच्छा टॉप ऑर्डर बैट्समैन, हालांकि केएल राहुल ने परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है, अभी उनका फेलियर चल रहा है, लेकिन टेस्ट कहीं ना कहीं केएल राहुल के अंदर वो एबिलिटी होगी तभी तो इंडियन क्रिकेट टीम को में खेल रहे हैं और बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए उन्होंने कैप्टनसी भी की। आप सोच लीजिए लखनऊ सुपर जायंट के लिए कैप्टन भी हैं। अगर उन्होंने संजीव गोयनका जी ने उनको अगर टीम में सिलेक्शन एक लीडर के रूप में अपनी फ्रेंचाइजी के लिए लिया है तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ ऐसी बात होगी, तभी उन्होंने एक इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी जो लखनऊ अभी बनी थी उन्होंने अपनी टीम को मतलब एक कैप्टन के रूप में उन्होंने केएल राहुल को अपॉइंट किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप टेस्ट क्रिकेट में कोच हो या कैप्टन हो, कोई भी हो, अगर कोई एक अच्छा प्लेयर है तो आप उसको बैक करना ही पड़ता है। क्योंकि क्या होता है ना, जो प्लेयर होता है भले उसका फेलियर हो रहा है, लेकिन अगर वो फेलियर कोई भी आप लाइफ में ले लीजिए या गेम में लीजिए, कभी भी क्या होता है किसी भी की लाइफ में अगर चेंजमेंट तब होता है जब वो अपनी फेलियर से कुछ सीखता है कि हाँ मैं इसमें फेल हुआ। क्योंकि सक्सेस आपको आगे तो बढ़ाएगी, लेकिन आपको जो कमियां हैं सक्सेस से आप उस कमियों को नहीं ढूंढ पाते हैं। ये फेलियर से ही आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या कमियां, तभी आप इम्प्रूवमेंट कर जाते हैं। अगर आपकी लाइफ में हमेशा सक्सेस ही चली जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कमियां कहाँ पर हैं। तो केएल राहुल के साथ भी यही भी हो रहा है कि उनको ये जो फेलियर मिले हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपने सक्सेस से ज़्यादा अपने फेलियर पर फोकस करना चाहिए। इन फेलियर से आप उनको सीखना चाहिए कि मुझे किस डिपार्टमेंट में किस चीज़ में मुझे काम करने की ज़रूरत है जिससे मेरा जो वो आउट ऑफ फॉर्म है वो दोबारा से मतलब आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि कप्तान उनको बैक भी किया है। हालांकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई थी केएल राहुल को फॉर्म को लेकर, तो रोहित शर्मा ने उनको काफ़ी बैक किया और उन्होंने बोला है कि केएल राहुल एक अच्छे खिलाड़ी हैं और हम उन्हें पूरी तरीके से बैक करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि वो जब भी वापसी करेंगे बहुत ही शानदार करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो हमारे लिए ये कोई चिंता का विषय नहीं है कि केएल राहुल की फॉर्म कैसी चल रही है। हमें अभी भी पूरी विश्वास है उनकी एबिलिटी पर, हमें कभी डाउट था ही नहीं, ना ही अभी है और ना ही आगे होगा। हमें पता है केएल राहुल के अंदर जो एबिलिटी है वो अपनी एबिलिटी पर खरे उतरेंगे। तो रोहित शर्मा ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि वो केएल राहुल को बैक करेंगे। यही नतीजा है कि जब भी बीसीसीआई ने अभी रिसेंटली क्या हुआ था, पहले बिगनिंग में उन्होंने केवल फर्स्ट और सेकंड टेस्ट मैच का जो स्क्वाड है वो अनाउंसमेंट किया था, लेकिन बीसीसीआई ने ये सेकंड टेस्ट मैच होने के बाद इमीडिएट अनाउंसमेंट कर दिया है तीसरा और चौथा टेस्ट के लिए, जो कि आपका तीसरा टेस्ट इंदौर में होने वाला है। उसमें से एक जो बात में निकल के आई कि जो क्या बोलते केएल राहुल थे उनकी जो वाइस कैप्टनसी है वो हटा ली गई है। हो सकता है उनको फेलियर की वजह से हो या मैनेजमेंट आगे न देख रहा हो उनको वाइस कैप्टन बनाने को, या कुछ खास प्लेयर को लेकर उनके माइंड में सेट में कुछ चल रहा हो। वो तो खैर उन टीम मैनेजमेंट का है, जो भी उनके अंदर चल रहा हो वो तो वही जान सकते हैं। लेकिन बीसीसीआई ने जो अनाउंसमेंट किया है उसमें 2 बातें निकल कर के आई कि केएल राहुल को वाइस कैप्टन से हटा दिया गया है और जो नेक्स्ट वाइस कैप्टन हो गया को मतलब किसी विशेष प्लेयर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया होगा। लेकिन अभी भी जो कोच और जो कैप्टन है इंडियन टीम के रोहित शर्मा, उन्होंने अभी भी केएल राहुल को तीसरे और चौथे टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया। हालांकि कयास ये लगाया जा रहा था कि तीसरे चौथे टेस्ट मैच में हो सकता है कि केएल राहुल ड्रॉप हो जाए, लेकिन अभी भी मुझे उम्मीद ऐसी लग रही है कि केएल राहुल को बैक किया जाएगा, जिस हिसाब से उन्होंने अपना बयान दिए हैं रोहित शर्मा ने। केएल राहुल के लिए फॉर्म को लेकर के इतनी सारी चर्चाएँ हुई थी। पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने भी कहा था कि मुझे लगता है कि केएल राहुल ही एकमात्र ऐसे प्लेयर है जिनको इतना ज़्यादा बैक किया जा रहा है। उन्होंने तो कई सुझाव भी दे दिए कि अगर केएल राहुल को अपनी फॉर्म ही सही करनी है तो आप काउंटी क्रिकेट खेल लेना चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। हालांकि ये कोई गलत नहीं है, लेकिन अब ये
हर किसी की अपनी राय होती है, टीम मैनेजमेंट का अपना सोचना है उनको, क्योंकि देखिए कि अल्टीमेटली टीम को उन्हीं को लीड करना है। मैनेजमेंट का काम ही है, कैप्टन का काम है, कोच का काम है कि उन्हें क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है, टीम में किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भी टीम इंडिया के जो कैप्टन है वो केएल राहुल को बैक कर रहे हैं, और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि जो तीसरा और चौथा टेस्ट मैच होगा उसमें भी केएल राहुल खेलते नजर आएंगे। कयास ये लगाया जा रहा था कि हो सकता है तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में शुभमन गिल को मौका मिल जाए, लेकिन वही है कि अगर तीसरे चौथे टेस्ट में आप शुभमन गिल को मौका भी देते हैं तो ये कोई 100% नहीं कह सकते हैं कि आप तीसरे चौथे मैच में शुभमन गिल रन भी बना देंगे, क्योंकि ठीक है वनडे और टेस्ट में T20 क्रिकेट में उन्होंने बहुत सारे रन बनाए हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छी इंटेंट से बैटिंग भी करी है उन्होंने, लेकिन अभी वो यंग हैं, बहुत युवा प्लेयर हैं, बहुत ही अभी उन्हें क्रिकेट में बहुत कुछ सीख तो लिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना है, अभी उनके पास टाइम भी बहुत है। अगर उनको अभी कुछ कम मौके भी दिए जाएंगे तो इतना परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई प्लेयर अगर कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है तो ये भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसको मौके नहीं दिए जाएं, जाहिर सी बात है उसको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट ऐसा सोच रही है कि केएल राहुल के बारे में तो अच्छी बात है, लेकिन केएल राहुल को भी सोचना पड़ेगा कि अगर आपको मौके पे मौके दिए जा रहे हैं तो आपको उन मौक़ों को कैपिटलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है क्रिकेट में, बहुत सारे प्लेयर ऐसे लाइन में लगे हुए हैं कि कुछ क्रिकेटर हैं कि अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी आप रणजी फाइनल देख लीजिए, सौराष्ट्र ने अभी रणजी फाइनल जीता है, उसमें आप रणजी की टीम में देख लीजिए, इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ है, इसमें इतने खिलाड़ी कतार में लगे हुए हैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस, आप सोचिए इंडियन क्रिकेट में कितना कंपटीशन है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी आप नेशनल साइड में अभी सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इट मीन्स कि आपके जो क्रिकेट में सिस्टम है, आप इतना मजबूत है क्रिकेट सिस्टम इंडिया का कि उसमें प्लेयर बाय प्लेयर इतने सारे प्लेयर निकल के आ रहे हैं कि आपको ना सिलेक्शन में कन्फ्यूजन हो रहा है कि आप किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। लेकिन खैर अभी जो नेशनल साइड में अभी तो उस पर चर्चा करेंगे, ये बात की बात है कि कब किसको खिलाया जाए, वो एक सिस्टम का प्रॉपर चैनल होता है, उसमें कब किस खिलाड़ी को मौका देना है। लेकिन अभी जो बात निकल कर आ रही है कि टीम मैनेजमेंट का अभी भी ये सोचना है कि केएल राहुल को बैक किया जाएगा और केएल राहुल को और मौके दिए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि तीसरे टेस्ट मैच में अगर केएल राहुल को खिलाया जाता है तो टीम मैनेजमेंट केएल राहुल अपने किस माइंडसेट से अपना गेम शुरू करेंगे। दूसरी चीज़ ये है इंडियन क्रिकेट में कि जो चेतेश्वर पुजारा है और जो विराट कोहली, उनका भी फॉर्म बहुत ही कुछ सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा। हालांकि दिल्ली टेस्ट में विराट कोहली ने 44 रन की जो इनिंग खेली थी काफ़ी इंप्रेसिव थी, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली वो जल्दी आउट हो गए। एक वो अपनी इनिंग को थोड़ा सा और लंबी लेकर के नहीं जा पाए, तो इंडिया के लिहाज से ये भी एक चिंता का विषय है कि इंडिया चाहेगी कि उनका जो टॉप ऑर्डर है और जो मिडिल ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं उसको रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास जो आने वाला जो मैच है वो बहुत ही बड़ा होने वाला है, बहुत ही बड़ा एक बिग इवेंट है। मैं इसको ना वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप, मुझे वर्ल्ड कप से मैं बहुत ज़्यादा इसको रेट करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रॉफी है। अभी क्या हुआ था कुछ टाइम से, जब से आपका जो T20 है, वनडे तो ठीक है, वनडे तो नॉर्मल है, लेकिन जब से T20 और ये फ्रेंचाइजी और ये पर्सनल लीग, ये जब से लीगेज वगैरह शुरू हो गई हैं, हर कंट्री में अलग अलग लीग शुरू हो रही हैं फ्रेंचाइजी के लिए, जब से ये सिस्टम शुरू हुआ क्रिकेट में तो उसमें टेस्ट क्रिकेट की वैल्यू कम होने लगी थी। तो ICC और जो सारी कंट्रीज़ की जो टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन होते हैं, उनकी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ने सभी ने मिल करके ICC के साथ एक बैठक हुई थी। उसमें प्लान बनाया गया था कि कहीं न टेस्ट क्रिकेट को एग्जिस्टेंस हमें नहीं खोना है। टेस्ट क्रिकेट जो होता है वो क्रिकेट की मतलब एक बेस होता है, क्रिकेट का एक रियल क्रिकेट होता है, उसको उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो किसी भी हालत में कम नहीं होने देना है। उस लिहाज से ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो निकाला गया था, क्योंकि इतनी सारी T20 लीग होने लगी थी कि लोगों का भी माइंडसेट ना थोड़ा T20 की ओर ज़्यादा जाने लगा था। टेस्ट क्रिकेट मैच कोई आप कभी भी टेस्ट क्रिकेट मैच होते थे, ग्राउंड आप खाली रहते थे, कोई स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं आता था, उससे क्या है कि क्रिकेट को भी नुकसान होता था और स्पॉन्सर वगैरह भी उतने खास नहीं मिलते थे। तो उस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ICC ने यह फैसला लिया था कि हम टेस्ट क्रिकेट को कैसे इम्प्रूव करें, टेस्ट क्रिकेट को कैसे लोगों तक और डीपली पहुँचाएँ। तो ये ICC ने जो फैसला लिया था वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप कराने का, कि इससे क्या है कि आपने देखा होगा कि T20 और वर्ल्ड ODI जो फॉर्मेट था, इसमें तो ICC ने 2 बड़े इवेंट रखे थे फाइनल में। जैसे वर्ल्ड कप फाइनल होता है, वनडे वर्ल्ड कप फाइनल होता है, T20 वर्ल्ड कप होता है, ये जैसे 2 इवेंट अच्छे थे।
लेकिन T20 वनडे में तो था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं था सिस्टम में। लेकिन इन सब चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था, ताकि जो टेस्ट क्रिकेट की इम्पोर्टेंस है वो बनी रहे, ना मात्र बनी रहे और बल्कि इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़े। तो इसी के मद्देनजर जब से टेस्ट चैंपियनशिप आई तो वाकई टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी इंप्रूवमेंट है। और भी कई ऐसे डिसीजन ले गया, जैसे डे नाइट टेस्ट क्रिकेट होना, क्योंकि पहले डे नाइट जो मैच होते थे वर्ल्ड T20 और आपके वनडे हुआ करते थे, लेकिन डे नाइट टेस्ट क्रिकेट का भी कॉन्सेप्ट लेकर के आए। उससे क्या थोड़ा टेस्ट क्रिकेट में पॉपुलैरिटी बढ़ी है। अब हालांकि अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि टेस्ट क्रिकेट भी इतना पॉपुलर है, और जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कॉन्सेप्ट आ गया तो टेस्ट क्रिकेट का जो इम्पोर्टेंस है वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और लोगों में भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जगने लगा है। यही कारण है कि आप देख लीजिए अभी जो ऑनगोइंग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, मुझे लगता है कि इस समय सारी लीग बंद करके भी इस सीरीज़ पर सारी वर्ल्ड की नज़र है। जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, इस पर पूरे विश्व की नज़र है कि दोनों विश्व की टॉप टीमें, टेस्ट क्रिकेट की जो टीमें हैं इस समय बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल रही हैं। तो मुझे लगता है पूरे विश्व की नज़र है, इस पर बात लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बातें हो रही हैं दोनों टीमों को लेकर के। दोनों टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत बड़ी बातें हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और भी जो अदर क्रिकेटर हैं और कंट्रीज के जो क्रिकेटर हैं, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उस पर बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया इतना अच्छा नहीं कर पा रही है जिस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया से उम्मीद की जा रही थी। भारत की भी काफ़ी तारीफ़ हो रही है, क्योंकि भारत ने जो जिस हिसाब से 2 मैच ऑस्ट्रेलिया को हराए हैं, ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से उन्होंने मतलब डोमिनेट किया है, ऑस्ट्रेलिया एकदम आउट ऑफ द गेम हो गई है दोनों मैच में। अगर देखा जाए ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया को नहीं समझ में आ रहा है कि इंडिया से कैसे मतलब निपटा जाए। लेकिन जब से वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप आ गई है, कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट को लेकर लोगों में एक बड़ा अलग सा ही क्रेज हुआ है। यही कारण है कि जब जून में एडिलेड ओवल में वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का जो फाइनल खेला जाना है, वो उसी के मद्देनज़र ये जो ट्रॉफी है वो थोड़ा और अधिक इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अभी भी जो मेरा मानना है कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का जो फाइनल होना है वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में है, और ऑस्ट्रेलियन कंडीशन इतनी हार्ड कंडीशन होती है टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से देखी जाए कि वहाँ ऑस्ट्रेलियन के अलावा और कोई टिक नहीं सकता है। मतलब बहुत एग्रेसिव क्रिकेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत क्वालिटी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी वहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन को एडॉप्ट करना बहुत यूज़ टू होना उन कंडीशन के लिए। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी खेल चुका है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा यूज़ टू हो जाता है, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके लिए वहाँ पर जाना और वहाँ पे यूज़ टू उन पिचों पर यूज़ टू होना थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी इंडिया की नज़र से अगर देखा जाए तो इंडिया को उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी कि आपको मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में खेलना है। तो इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा हाई लेवल पे बना के रखें। आप अपना जो टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है, उसको भी थोड़ा तवज्जो दिया जाए, ताकि ऐसा कोई फेल्योर आपके बिग इवेंट में ना हो। क्योंकि अगर बिग इवेंट में आपका फेल्योर हो जाएगा तो आप जाहिर सी बात है वो मैच नहीं निकाल पाएंगे। तो ये तो रही ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया और भारत के परफॉर्मेंस के बाद में। लेकिन हम दूसरी बात यह है कि अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो रविंद्र जडेजा का जो परफॉर्मेंस रहा है बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है। रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके से वापसी की है इंडियन क्रिकेट में, आप ये मान के चलिए कि रविंद्र जडेजा जो 6 महीने क्रिकेट से बाहर रहे हैं, आप देख लीजिए एशिया कप की बात करें या T20 वर्ल्ड कप हो गया, दोनों ही बड़े इवेंट में वो टीम का हिस्सा नहीं थे। आपको पता होगा उनको एक बहुत ही मेजर इंजरी हो गई थी जिसके लिए वो ट्रीटमेंट ले रहे थे। ट्रीटमेंट लेने के बाद जैसे उन्होंने रिहैब किया है अपने आप को, जैसे ही उन्होंने अपने आप को कैपिटलाइज किया है, अपने गेम में जो इम्प्रूवमेंट लाई है, रिकवरी के बाद इतना आसान नहीं होता किसी भी क्रिकेटर के लिए कि रिकवरी करके आप नेशनल साइड में आए। कभी भी क्या होता है, मैंने अभी भी बताया है कि इंडिया में जो क्रिकेट है, इतने प्लेयर हैं इंडिया में क्रिकेट के, और इतना कंपटीशन है इंडिया में क्रिकेट का कि कभी कभार भी आपकी इंजरी आपके करियर में इतना बड़ा इफ़ेक्ट डाल देती है कि आप कभी भी आप उस सिचुएशन तक समझ नहीं सकते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि तो इतना कंपटीशन होने की वजह से एक तो आपको मौके ही बहुत कम मिलते हैं। आपने अगर अपॉर्चुनिटी खोई तो कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी को ले लेगा। अगर भाई सपोज मान लीजिए आपको इंजरी हो गई, आपको किसी भी कारण से
आप टीम स्क्वाड से बाहर चले गए और आपकी जो रिप्लेसमेंट में कोई प्लेयर आ गया, ऑलरेडी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे करके आया है, और जैसे ही नेशनल टीम में आया और उसके बाद अगर उसका परफॉर्मेंस ऐसा हो गया तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि उस आप कब वेट किया जाए कि उसको परफॉर्मेंस देने के बावजूद आप उसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं। इसी लिहाज से रविंद्र जडेजा की बात अगर की जाए तो ये बहुत ही किसी एक ऐसे प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप इंजरी होने के बाद आप इस टेस्ट क्रिकेट में इस तरीके की वापसी करते हैं, इस तरीके से वापसी करते हैं कि आपने बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आपने केवल अपने सिंगल हैंडेडली आपने एकदम धराशायी कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निपटा जाए। मतलब ऑस्ट्रेलिया, आप सेकंड मैच में देख लीजिए, रविंद्र जडेजा ने 7 विकेट लिए हैं, पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को तहस नहस करके रख दिया है। अकेले बता रहा हूँ, इतने बड़े इंजरी होने के बाद उन्होंने जिस तरीके से वापसी की है, रविंद्र जडेजा को अगर माना जाए तो वो मुझे नहीं लगता कि उनके लेवल का जो वर्ल्ड में कोई ऑलराउंडर है। मतलब मैं तो उन्हें वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर में से भी बहुत ऊँचे करूँ। वैसे भी वर्ल्ड क्रिकेट में अगर ऑलराउंडर की बात करें तो बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं। आप कई देख लीजिए, पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी रहे हैं और डीजे ब्रावो रहे हैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। बेन स्टोक देख लीजिए, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर रहे हैं इंग्लैंड की तरफ से। आपको याद होगा सिंगल हैंडली उन्होंने अपने एबिलिटी पर उन्होंने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताया था अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से। तो इन सब प्लेयरों ने इतने बड़े इवेंट मैच जिताए, उसके बावजूद भी मैं अरविंद जडेजा को इन सबसे बहुत हाई रेट करता हूं, क्योंकि रविंद्र जडेजा की जो स्पेशलिटी है वो बहुत प्लेयरों से अलग है। अलग इस लिहाज से भी है कि रविंद्र जडेजा में जो क्वालिटी है वो न केवल किसी एक डिपार्टमेंट में, आप उनकी बैटिंग ले लीजिए, आप उनकी गेंदबाजी ले लीजिए, आप उनकी फील्डिंग ले लीजिए, तीनों डिपार्टमेंट में। टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली क्या होता है, टेस्ट क्रिकेट में अगर आप ऐसे प्लेयर हैं जिसमें आपकी गेंदबाजी भी बहुत ही उच्च क्वालिटी की है, आपकी बैटिंग भी बहुत उच्च क्वालिटी है, आप फील्डिंग में भी उच्च क्वालिटी है, तो कहीं ना कहीं आप अगर किसी एक डिपार्टमेंट में फेल हो जाते हैं तो टीम को कंट्रीब्यूट कहीं ना कहीं आप किसी डिपार्टमेंट पे आप कर सकते हैं। आप रविंद्र जडेजा देख लीजिए, इतने वर्ल्ड क्लास की फील्डर हैं, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में उनसे बड़ा कोई फील्डर होगा, क्योंकि फील्डिंग पे जो अपना वो दिखाते हैं, अपना फील्डिंग, वो मुझे लगता है वर्ल्ड में और किसी के पास ऐसी एबिलिटी नहीं है। जिस फुर्ती से वो गेंद को पकड़ते हैं, कैच करते हैं, रन बचाते हैं और एक डिफ़िकल्ट कैच को आसान बनाते हैं, उससे क्या है ना, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है किसी भी टीम में। अगर आप इतना आउटस्टैंडिंग फील्डिंग का परफॉर्मेंस कर देते हैं, हो सकता है आपका एक आउटस्टैंडिंग कैच पूरे गेम को पलट दे, हो सकता है एक आउटस्टैंडिंग फील्डिंग से आप किसी को रन आउट कर दें, पूरा गेम पलट करके रख दें। तो ओवरऑल उनका जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, कहीं ना कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपने कंट्रीब्यूशन कर दिया तो वो टीम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मुझे लगता है वो आज के अगर एकदम प्रेजेंट दौर की बात करूं तो रविंद्र जडेजा से बड़ा कोई ऑलराउंडर है नहीं विश्व में, क्योंकि कोई भी आप प्लेइंग 11 उठा के दे दीजिए अक्रॉस द ऑल फॉर्मेट इंक्लूडिंग T20, वनडे एंड टेस्ट क्रिकेट, कोई भी कैप्टन बिना रविंद्र जडेजा के अपनी प्लेइंग 11 इम्पॉसिबल मानेगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा का प्लेइंग 11 में होना 100% है। वो मुझे लगता है अभी BCCI कॉन्ट्रैक्ट अभी रिलीज करेगी कौन से प्लेयर को किस ग्रेड में रखना, तो मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा A+ ग्रेड में ही रखे जाएंगे, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं। किसी भी लिहाज से आप उन्हें किसी भी फॉर्मेट में ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट में वो उनका जो परफेक्शन है बहुत ही सॉलिड है, उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत सॉलिड है, उनकी जो एबिलिटी है वो बहुत ही सॉलिड है। तो रविंद्र जडेजा मेरे लिहाज से वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर में से एक हैं। उन्होंने जिस हिसाब से ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है, ऑस्ट्रेलिया को एकदम अलग बैकफुट पर ला के रख दिया अपनी एबिलिटी से। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस रविंद्र जडेजा ने बहुत ही जिस तरीके से वापसी करी है इंजरी होने के बावजूद, आप देख लीजिए जसप्रीत बुमराह भी इंजरी से बाहर हुए, लेकिन अभी तक उन्होंने रिहैब नहीं कर पाया। रविंद्र जडेजा की मैं एक और खासियत बात कहूँगा कि उन्होंने क्रिकेट से इतना लगाव है, अपने गेम को इम्पोर्टेंस बहुत देते हैं कि इसमें देखिए, आप कोई भी गेम खेलते हैं, आपको अपने गेम के प्रति ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं होगा कि आपने टेस्ट क्रिकेट में आपने पदार्पण कर दिया या आपने एंट्री ले ली या आपने IPL खेल लिया या आपने नेशनल टीम खेल ली, टेस्ट मैच खेल लिया, वनडे खेल लिया, T20 खेल लिया, तो आप अपने आप को ये समझने लगे कि अब मैं तो सब कुछ खेल चुका हूँ, अब मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी खेलें, कभी भी ना खेलें,
आप कोई भी गेम खेलें, आप अपने गेम के प्रति ऑनेस्टी रखना बहुत ज़रूरी है ना। ये मैं केवल क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वर्क में आप ले लीजिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आपको अपने प्रोफेशन के प्रति आप अगर ऑनेस्टी नहीं है तो आप उस पर उतना अच्छा वर्क, आप उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं दे पाते हैं। तो यही रिजल्ट है कि रविंद्र जडेजा का, कि उन्होंने इंजरी के बाद जो वापसी की है उसका जो मुख्य कारण यही रहा है कि रविंद्र जडेजा ने अपने गेम में ऑनेस्टी दिखाई है। उन्होंने इंजरी से लौटने के बाद उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क की है। तुरंत NCA गए थे, नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हार्ड वर्किंग की, वहाँ बहुत अच्छी तरीके से रिहैब किया, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है। और जो NCA में जो मैनेजमेंट होता है, NCA में जो टीम होती है जो एसेस करती है किसी भी प्लेयर को, जो इंजर्ड होने के बाद वो फिटनेस जो सर्टिफिकेट मिलता है नेशनल टीम में स्क्वाड में शामिल होने के लिए, वो NCA देता है। तो कोई भी प्लेयर अगर इंजरी हो जाता है तो उसको NCA भेजा जाता है। NCA जब सर्टिफिकेट क्लियर दे देता है तभी उसको टीम में सिलेक्शन किया जाता है। तो NCA में जब उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उसके बाद उन्होंने जैसे क्लियरेंस मिला था तो रविंद्र जडेजा, जबकि कुछ गेम नहीं थे, उन्होंने तुरंत डोमेस्टिक क्रिकेट में जा करके अपने प्रैक्टिस मैच किए थे। और डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंजरी के बाद रविंद्र जडेजा ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली थी अपने आप को, क्योंकि उनको पता था आगे जो आने वाला जो टीम में सिलेक्शन होगा मेरा, वो गेम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी और इंडिया के लिए भी। तो उन्होंने उस लेवल की प्रिपरेशन की थी। ऐसा नहीं होता कि आप रविंद्र जडेजा को देख लीजिए, रविंद्र जडेजा के अंदर कोई ऐसे गॉड गिफ्टेड गिफ्ट नहीं है। क्रिकेट में कोई भी चीज़ गॉड गिफ्टेड नहीं होती। आप ये सब एबिलिटी की गेम होते हैं। कोई भी गेम होता है, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, जितना हार्ड वर्क करते हैं, कोई भी गेम में हो या आप कुछ भी प्रोफेशनल लाइफ में हो या वैसी भी लाइफ में हो, आप जब तक अपने गेम में, अपने प्रोफेशन में, अपने कैरियर में आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता आप उस जो आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे वो आपको मिलेगा। तो रविंद्र जडेजा का जो सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि उन्होंने अपने गेम में ऑनेस्टी दिखाई है। और NCA से क्लियरेंस मिलने के बाद उन्होंने तुरंत फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। उसके बाद रणजी वगैरह में काफ़ी मैच उन्होंने खेले हैं। मतलब इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया, वहाँ से आने के बाद उन्होंने एक भी ब्रेक नहीं लिया। उन्होंने बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने कोई सीरीज़ खेलने के लिए प्रैक्टिस किया। ऐसा इस लिहाज से उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी जैसे उन्हें कोई वर्ल्ड कप खेलने जाना हो या कोई बहुत बड़ा इवेंट उनका आने वाला हो, इस लिहाज से प्रिपरेशन की। यही जो कारण रहा है कि रविंद्र जडेजा का जो परफॉर्मेंस है वो निकल करके आया है। लोग कहते हैं कि रविंद्र जडेजा आकर के तुरंत नेशनल साइड में आ गए, उनको ले लिया गया और परफॉर्मेंस निकल के आ गया। ऐसा नहीं होता है। रविंद्र जडेजा ने खुद बोला है, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है कि उनका ये जो परफॉर्मेंस है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। इसके पीछे उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी गेंदबाजी की है, उन्होंने अपने आप को ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि वह लास्ट कंटिन्यूसली 6 मंथ से आउट ऑफ क्रिकेट थे। उन्होंने इतना ज़्यादा वर्क किया अपने गेम पर कि उन्हें ये लगा ही नहीं, बिल्कुल यूज टू हो गए कंडीशन को, जैसे वो पुराने टाइम पे मतलब इंजरी से पहले उनका यूज टू थे क्रिकेट के, वैसे ही उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली कि उनको ये फील ही नहीं हुआ कि मैं टेस्ट क्रिकेट से बाहर था या गेम से बाहर था। तो यही कारण है कि उनका जो परफॉर्मेंस है निकल करके आया। टीम ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो उनके जो क्रिकेटर हैं बड़े बड़े उनके फेल्योर की बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ये चीज़ स्वीप मारना नहीं आता है, ये करना नहीं आता है। हालांकि मैं टेस्ट मैच शुरू होने से पहले पिच को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन हालांकि टीम प्लेयर तो बिल्कुल शांत थे, लेकिन उनकी जो मीडिया है, उनके जो प्रोफेशनल खिलाड़ी रहे हैं, पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, कई तरीके की बात चल रही थी। लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया का जो प्रदर्शन है, ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से देखा जाए वो कोई खास नहीं रहा है। लेकिन इंडिया के लिए अभी भी कंसर्न है कि ऑस्ट्रेलिया को अभी भी हल्के में मत आंकिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो इवेंट है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, उस लिहाज से आपके लिए बहुत ही चुनौती भरा होने वाला है। तो आप इस प्रिपरेशन को आप उसी लेवल पे बना कर रखिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आगे बड़े इवेंट में आप सक्सेसफुल हो सकें। और रविंद्र जडेजा के साथ साथ अगर जो एक स्पेशल खिलाड़ी निकल के आया है टीम इंडिया में, वो अक्षर पटेल की है। अक्षर पटेल की मैं इसलिए बात करना चाहूँगा क्योंकि अक्षर पटेल का जो फॉर्म रहा है वो T20 वनडे में भी उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। लेकिन अक्षर पटेल ने जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में वापसी की है, टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है अक्षर पटेल ने, वो किसी भी लिहाज से ऐसा नहीं लगता है कि अक्षर पटेल नीचे क्रम के बल्लेबाज हैं। आपने अगर उनकी बैटिंग भी देखी होगी तो कभी भी उनकी बैटिंग में ऐसा नज़र नहीं आया
कि अक्षर पटेल मतलब निचले क्रम के बल्लेबाज हैं। उनकी जो आपने अगर उनकी बैटिंग देखी होगी तो प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर उन्होंने प्लेसमेंट, प्रॉपर जो उनका बैक फुट था, उनका जो स्टांस था खड़े होने का, उनका जो बैटिंग का डिफेंस था, डिफेंस में इतना ट्रस्ट दिखाया है उन्होंने अपनी, तभी वही कारण है कि आप इतना देर विकेट पर टाइम स्पेंड किया और रन भी निकाले हैं। आप बताइए, पहले नागपुर टेस्ट मैच में 88 रन की पारी खेली, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने डिफेंस पर ट्रस्ट किया, अपनी एबिलिटी पर ट्रस्ट किया और अपने गेम पर ट्रस्ट किया और अपनी एबिलिटी दिखाई। और मतलब ऑस्ट्रेलियन टीम, हालांकि इतनी स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलियन टीम है, इतने वर्ल्ड क्लास बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन आप इतना ऑस्ट्रेलिया को इतना कभी खेले भी नहीं हैं। लेकिन क्योंकि अक्षर पटेल को मुझे नहीं लगता इतने सारे मौके मिले हों ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में खेलने का या ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम में खेलने का, उसके बावजूद आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के अगेंस्ट में, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। तो ये दाद देनी पड़ेगी अक्षर पटेल की, जो उन्होंने, आप नागपुर टेस्ट की बात कर लीजिए या दिल्ली टेस्ट की बात कर लीजिए, उन्हें जो परफॉर्मेंस दी है वो एकदम लाजवाब परफॉर्मेंस दी है। मेरा अभी भी मानना है, अगर नागपुर टेस्ट हम किसी वजह से जीते हैं तो उसमें अक्षर पटेल का जो परफॉर्मेंस है वो एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है। भले ही रोहित शर्मा ने 120 रन की पारी नागपुर में खेली हो, लेकिन मैं अभी भी अक्षर पटेल की उस पारी को हाईली रेट करता हूँ, क्योंकि अक्षर पटेल ने जिस तरह की से आउटस्टैंडिंग पारी खेली है। आप नागपुर टेस्ट की बात कर ली जाए, हालांकि उनको विकेट नहीं मिले, लेकिन विकेट ना मिलने के बावजूद भी उन्होंने जो बैटिंग में अपना स्टैंड दिखाया है, बैटिंग में जो उन्होंने एबिलिटी दिखाई है, मुझे किसी भी लिहाज से ये नहीं लगा कि ये प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। प्रॉपर बैट्समैन की पूरी क्लास, एकदम टेस्ट क्रिकेटर की जो क्लास होती है उन्होंने वो दिखाई है। वो क्लास मुझे मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर में भी देखने को नहीं मिली है जो अक्षर पटेल ने दिखाई है अपने नीचे 7-8 नंबर पर खेल करके। आप दूसरे टेस्ट मैच की बात कर लीजिए, दिल्ली टेस्ट मैच की। दिल्ली टेस्ट मैच में आपकी जो सिचुएशन थी, देखिए कोई भी खिलाड़ी हो, आप जब कोई भी आप देख लीजिएगा, जब कभी भी मैच में आप मैच देखते हैं, कभी भी कमेंट्री होती है, कभी कभी मैच में कैसी सिचुएशन आ जाती है, इतनी पैनिक सिचुएशन आ जाती है कि टीम के अर्ली विकेट गिर जाते हैं। क्या होता है, कई बार टीम में किसी नए खिलाड़ी को मौका दिया जाता है, तो हम लोग यही बात करते हैं कि कोई भी प्लेयर, जैसे किसी प्लेयर को नेशनल टीम में शामिल किया गया है और उसको मौका मिला है, तो हम लोग बात करते हैं। और कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि टीम इतनी पैनिक सिचुएशन में आ जाती है कि 3-4 विकेट 5 विकेट इतने अर्ली गिर जाते हैं और बहुत कम स्कोर होता है आपका। उस सिचुएशन में जो भी खिलाड़ी को मौका मिलता है तो आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके लिए इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कोई है नहीं। मतलब ऐसी सिचुएशन, एक कहते हैं ना कि अपनी एबिलिटी